तकरीबन 2.5 सदी कबल एथेंस के जनरल थ्यूसिडाइड्स का पावर से मुतालिक कहना था, द स्ट्रॉन्ग मस्ट डू व्हाट ही कैन एंड द वीक मस्ट सफर व्हाट ही मस्ट। ईरान और अमेरिका के दरमियान जो सूरत हाल है वो कुछ ऐसी नहीं है। तो अमेरिका ये कोशिश कर रहा है कि श्योर डिस्ट्रक्शन का यकीन दिलाए ईरान को कि अगर हमने ये हमला किया तो शायद आज हो जाए या कल हो जाए। ईरान को ये बहुत बड़ी गलती होगी वेनेजुएला समझना। 3-4 हज़ार साल पुरानी उनकी तारीख है। ये कोई मुल्क में आज़ाद नहीं हुआ, उनमें बहुत यूनिटी है। फिजिकली फुट ऑन ग्राउंड जब तक ना हो, आपके लिए कोई फ़ायदा नहीं बमबारी करके चले, आप तहस नहस करके चले जाएंगे। व्हाट नेक्स्ट? अगर अमेरिका ईरान पर हमला करता है तो पाकिस्तान का क्या स्टांस होगा? इंडिया का क्या अफगानिस्तान से रिश्तेदारी है? मजहब की है, जुबान की है, जोग्राफिया की है, क्या है? सिर्फ एक दोनों का एनिमी सेम है। थैंक यू वेरी मच। यासिर अरफात ने 1995 में अमेरिका और इसराइल की मौजूदगी में ओस्लो एग्रीमेंट किया था, जिसका वन ऑफ द मेन जो एजेंडा था वो 2 स्टेट सॉल्यूशन की तरफ जाना था। जो ही ये एग्रीमेंट साइन हुआ था 20 नुकाती, नेतन्याहू पहुंचे इसराइल और अपनी हिब्रू की उन्होंने लैंग्वेज में एक इंटरव्यू दिया। उन्होंने जाते ही कहा कि मैंने तो कोई 2 स्टेट की बात नहीं की। इंडिया ने भेजे 85 जहाज और हमने भेजे 42 एग्जैक्टली आधे। तो क्या हमें इतना कॉन्फिडेंस था अपने 42 लोगों पे ही कि वो अपने से डबल जहाजों को मार गिराएंगे? हमें ये ट्रेनिंग दी जाती है कि हमने नंबर कभी मैच नहीं कर सकते। पब्लिक पॉडकास्ट के साथ मैं हूं नवीद नसीम। नाज़रीन, आज की दुनिया में जहां एक तरफ ईरान और अमेरिका के दरमियान कशीदगी अरूज पर है, वहीं दूसरी तरफ गजा का मसला दुनिया के ममालिक के लिए एक अहम इम्तिहान बन चुका है। इसके अलावा मई 2025 में भारत की पाकिस्तान के हाथों शिकस्त के बाद पाकिस्तान में दहशतगर्दी के वाक़यात में इजाफा देखा जा रहा है। इन्हीं तमाम मौज़ूआत पर गुफ्तगू करने के लिए आज हमारे पॉडकास्ट में मेहमान हैं एयर कमोडोर रिटायर्ड खालिद चिश्ती साहब। चिश्ती साहब, थैंक यू सो मच, आपने पॉडकास्ट के लिए टाइम दिया। सर, अगर हम शुरू करें ईरान और अमेरिका के दरमियान जो इस वक्त कशीदगी चल रही है, सर तकरीबन 2.5 सदी कबल एथेंस के जनरल थ्यूसिडाइड्स का पावर से मुतालिक कहना था, द स्ट्रॉन्ग मस्ट डू व्हाट ही कैन एंड द वीक मस्ट सफर व्हाट ही मस्ट। सर, क्या ईरान और अमेरिका के दरमियान जो सूरत हाल है वो कुछ ऐसी नहीं है? ये जो थूसिडीज का आप जिक्र कर रहे हैं, ये मैं भी पढ़ता पढ़ाता रहा और मैं समझ रहा था कि ये किताबों में है। तो अमेरिका ये कोशिश कर रहा है कि श्योर डिस्ट्रक्शन का यकीन दिलाए ईरान को कि अगर हमने ये हमला किया तो शायद आज हो जाए या कल हो जाए, यानी ऑलमोस्ट अश्योर्ड डिस्ट्रक्शन। तो सर, उसका ये शौक पहले इसराइल और अमेरिका के ने जो हमले किए थे ईरान पर, वो पूरा नहीं हुआ? उसको पता नहीं चला कि ईरान की अहलियत क्या है? नहीं पूरा हुआ ना। वो नहीं पूरे से मतलब है कि जून में जब मुझसे पूछा गया मुख्तलिफ टॉक शोज़ में कि इन्होंने तो न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन तबाह कर दी हैं, तो मैंने उनसे उस वक्त भी कहा था, बीइंग अ फाइटर परफॉर्मल, तो मुझे आइडिया है कि न्यूक्लियर प्लांट एक आम कॉन्ट्रैक्टर नहीं बनाता, एक आम बिल्डिंग नहीं खड़ी होती आर्किटेक्चर डिज़ाइन के तहत। ये पर्पस बिल्ड इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, इसकी डिज़ाइनिंग होती है और किसी हमला के खिलाफ इसको ज़्यादा मजबूत किया जाता है। और हमला क्या ज़मीन से होना है, बहरी जहाज से होना है, एक ही जगह से होना है और वो है एयर। तो एयर के अगेंस्ट इसको हाईली रेजिस्टेंट बनाया जाता है। तो मैंने उस वक्त भी कहा था कि ये हमला हो तो गया है, अमेरिका ने भी कहा हमने 3-4 दिहाइयों पीछे धकेल दिया है इस सारे प्रोजेक्ट को। तो मैंने उस वक्त भी कहा था कि 3-4 दिहाइयाँ तो मैं नहीं मानता, 10-15 साल। तो वो 6 महीने बाद वापस आना चाहते हैं। अच्छा सर, हमने देखा कि ईरान में बहुत बड़े पैमाने पर पहले एंटी गवर्नमेंट प्रोटेस्ट हुए, लेकिन उससे भी बड़े प्रोटेस्ट हुए जो कि हुकूमत के हक में थे। तो क्या एक वजह ये तो नहीं थी कि अमेरिका ने सोचा कि जो प्रो गवर्नमेंट प्रोटेस्ट हैं उनकी तादाद और उनका हुजम जो है वो बहुत बड़े लेवल पे है, इस वजह से अमेरिका जो है थोड़ा पीछे हट गया? देखिए, ईरान को ये बहुत बड़ी गलती होगी वेनेजुएला समझना। और एक ही मुल्क दुनिया में अमेरिका के अलावा शायद ये समझता है कि ये वेनेजुएला के ऑलमोस्ट करीब ही है, या वेनेजुएला प्लस है, और वो इजराइल है। वजह ये है कि शायद वो अमेरिकन प्रेसिडेंट को ये शय देते रहते हैं कि आपने क्योंकि वेनेजुएला इतनी ज़बरदस्त खूबसूरती से किया, अपने पॉइंट ऑफ व्यू से कामयाबी से किया, तो ये ज़रा सा और धक्का है, बस ईरान ही चला रहेगा। एक बात ये लोगों को नहीं भूलना चाहिए, और ख़ास तौर पे जो भी प्लान करे अटैक का, तो वो 3-4 हज़ार साल पुरानी उनकी तारीख है। ये कोई मुल्क में आज़ाद नहीं हुआ, उनमें बहुत यूनिटी है। मैं खुद इंस्ट्रक्टर रहा हूँ ईरानी कैडेट्स का रिसालपुर एकेडमी में। बहुत पैट्रियट नेशनलिस्ट कौम है बुनियादी तौर पर, तो आप उनको ये नहीं कर सकते। और देखिए, ये जो उनकी थ्रेट थी कि हम आपको आ रहे हैं और कर देंगे और ये सारा कर देंगे, फिज़िकली फुट ऑन ग्राउंड जब तक ना हो,
आपके लिए कोई फ़ायदा नहीं बमबारी करके चले, आप तहस नहस करके चले जाएंगे। व्हाट नेक्स्ट? मसला यहाँ आ रहा है, जो मेरी नज़र में मसला ये आ रहा है कि व्हाट नेक्स्ट। बेशक आप किसी परसेंटेज मेरे से बहस करें कि ईरानी 90% अपनी हुकूमत से खुश नहीं है, 70% खुश नहीं है, 60% खुश नहीं है, लेकिन वो जो 30, 40, 60, 90 हैं, वो ये नहीं कहते कि हम खुश नहीं हैं और अमेरिका या इजराइल आ जाए। और वैसे भी वो अमेरिका के खिलाफ सारे यूनाइटेड होते हैं, बेशक अपनी हुकूमत के खिलाफ हो। मैं यही अर्ज करने की कोशिश कर रहा था कि 90, 80, 70 का मतलब ये नहीं है कि अमेरिका के हक में ना रहे, उनकी अपनी हार्डशिप है। और बाय द वे एक और दिलचस्प बात मैं आपको बताता चलूँ, अमेरिका समझता है कि जब उन्होंने सैंक्शन लगाई हैं तो ये ऑलमोस्ट बड़ी कामयाब हो जाएंगी, कितने सालों से चल रही है। तीसरे नंबर पर दुनिया का ऑयल रिजर्व है उस मुल्क के पास, लेकिन उन लोगों को बेनिफिट नहीं पहुंचता। जब सैंक्शंस लगाते हैं, जो याद रखने की बात है, मैं अर्ज करता चलता हूँ, वो याद रखने की ये बात है कि जब कोई मुल्क अमेरिका जैसा सैंक्शन लगाता है तो उसमें 2-3 एलिमेंट्स होते हैं। नंबर 1 ये होता है कि लोग सफ़र करते हैं, और अमेरिका समझता है कि लोग सफ़र करेंगे तो अपनी हुकूमत के खिलाफ खड़े हो जाएंगे। ये तो है जो उनका आउटकम है, उनकी सोच है। हुकूमत को नुकसान भी होता है, उसके लिए ज़ाहिर है लिबर्टी ऑफ एक्शन कर्टेल हो जाता है, इकोनॉमिक हार्डशिप्स आ जाती हैं, लेकिन हुकूमत को एक फ़ायदा भी होता है। हुकूमत को ये फ़ायदा होता है कि जो हार्डशिप होती है वो सैंक्शंस के नाम पर चली जाती है। लोगों को समझा पाते हैं कि ये हम तेल नहीं बेच रहे, हमारे पे सख्ती है, आप बर्दाश्त करें, नेशनलिज्म उभार लेते का। तो ये सारा एलिमेंट क्या है, बेशक किसी हुकूमत में, ईरान की बात नहीं कर रहा, करप्शन हो, बैड गवर्नेंस हो, मिस अप्रोप्रिएशन हो, वो कवर हो जाती है इन द नेम ऑफ कि क्योंकि हम पर सैंक्शंस हैं और सारी सख्ती उनकी वजह से है, इसलिए ये सारा। लेकिन सर अगर अमेरिका, लेट्स सपोज अमेरिका हमला कर देता है ईरान पे और वहाँ पे रजीम चेंज आ भी जाता है, तो फिर उस सूरत में तो अमेरिका को सारी सैंक्शंस उठानी पड़ेंगी ईरान से। और जैसा आपने कहा, थर्ड रिजर्वायर है उसका तेल के पास, तो ईरान तो तरक्की कर जाएगा। तो ये भी तो कभी नहीं चाहेगा कि अमेरिका जो है वो दूसरे ममालिक के सामने आकर ईरान खड़ा हो जाए, सऊदी अरब या खलीजी रियासतों के। तो इस सूरत में भी तो वो सैंक्शंस नहीं उठाना चाहेगा। बिल्कुल आपकी ऑब्जर्वेशन ठीक है कि जियोपॉलिटिकल साइंस ऐसी ही चल रही है कि बहुत सारी जो नेबरिंग कंट्री हैं वो रियल सेंस में ईरान को बहुत मजबूत होता नहीं देखना चाहेंगे। सम ऑफ द कंट्री वो नहीं चाहेंगे कि सैंक्शंस हटें, वो नहीं चाहेंगे कि ग्रो करे किसी तरीके से, चाहे सैंक्शंस के नतीजे में हो, या तेल एक्सपोर्ट करने के तरीके में हो, या स्टेबल गवर्नमेंट के तरीके हो, या उनकी करेंसी बेहतर हो, या उनकी एक्सपोर्ट वैसे बढ़ जाए तेल के अलावा भी। तो वो कोई बहुत सारे मुल्क ऐसे होंगे जो ये नहीं चाहेंगे कि एक रीजनल पावर, शाह फरान के ज़माने की, जो उस वक्त कहा जाता था, उस वक्त इस मुल्क को कहा जाता था कि ये पुलिसमैन ऑफ द एरिया है अमेरिका का। हम उस तक तकरीबन इतने ज़्यादा स्ट्रांग पावर थी उनकी मिलिटरीली, किसकी वजह से? सिर्फ अमेरिका की वजह से। और किसको अफेक्ट करती थी? नेबरिंग मुल्क को इनडायरेक्टली और डायरेक्टली। तो ये एक चलती है साइकिल ऑफ अनविलिंगनेस। सर अमेरिका की पूरी दुनिया में तकरीबन 702 फुट होल्ड्स और एयर बेसिस है। अगर अमेरिका ईरान पर हमला करता है तो पाकिस्तान का क्या स्टांस होगा? मेरा ख्याल ये, और मैं अक्सर कहता हूँ कि अगर ईरान के बाद कोई अगर मुल्क इफेक्टेड है तो सबसे ज़्यादा पाकिस्तान होगा। और इसलिए होगा कि हमारे मेजर ये 3 बॉर्डर ही है। चाइना के साथ तो हमारा कंफर्ट जोन बहुत ज़्यादा है, इंडिया के साथ हमारा बॉर्डर देख लें, कंफर्टेबल नहीं है, अफगानिस्तान के साथ नहीं है और चाइना के साथ भी नहीं रहेगा। लेकिन सर पाकिस्तान की पॉलिसी क्या होगी? क्या वो अमेरिका को फैसिलिटेट करेगा? क्योंकि आजकल पाकिस्तान और अमेरिका बहुत क्लोज है। नहीं, क्लोज होना एक और चीज़ होती है, लेकिन हर मुल्क को अपने नेशनल इंटरेस्ट में करना होता है। देखिए इंडिया का क्या अफगानिस्तान से रिश्तेदारी है? मज़हब की है, ज़ुबान की है, जोग्राफिया की है, क्या है? सिर्फ एक, दोनों का एनिमी सेम है। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। तो कॉमन एनिमी अपनी नेशनल इंटरेस्ट में दोनों कन्वर्ज किया। हमने नेबरहुड में ईरान को देखना है कि ब्रदर मुल्क है। सबसे पहले पाकिस्तान को तस्लीम किया था जब हम मार्ज वजूद में आए थे, पाकिस्तान आया था तो ईरान पहला मुल्क था जिसने तस्लीम किया। लेकिन सर दोस्त का दुश्मन भी तो दुश्मन ही होगा ना। वही तो मैं अर्ज कर रहा हूँ कि इंडिया ने अफगानिस्तान के साथ यही किया है। नहीं, पाकिस्तान और अमेरिका के बात नहीं, वो बड़ी थिन लाइन है। बहुत चैलेंजिंग सिचुएशन होगी पाकिस्तान के लिए कि हमने अपनी नेशनल इंटरेस्ट देखनी है या एक ऐसी चीज़ करनी है जो जाहिर है हमारे लिए शायद चैलेंजिंग ज़्यादा हो। ठीक है सर, क्या आपको लगता है कि चूंकि रज़ा पहलवी के बेटे को एक्सेप्टेंस नहीं मिली ईरान में और शायद इसी वजह से अमेरिका ने भी उसके ऊपर से अपना हाथ उठा लिया, क्या एक ये भी वजह हो सकती है कि अमेरिका जो है ईरान पे रिलक्टेंट है हमला करने में? रज़ा शाह पहलवी के बेटे का मुझे तो कोई सरप्राइज़ नहीं हुआ कि एक्सेप्टेंस नहीं मिली। कैसे मिलेगी? 19 साल की उम्र में मुल्क छोड़ गए, 47 साल से बाहर रह रहे हैं, पीछे उनकी पार्टी कोई नहीं है, किसी ने कनेक्टिविटी रॉयल फैमिली से सो कॉल्ड कोई कनेक्शन नहीं बनाया, चाहे सही है बुरा तो बात, या बनने नहीं दिया गया गवर्नेंस में। जो ज़ाहिर इनकलाब आया और उसके बाद उनकी फैमिली को साइड लाइन कर दिया गया और सारे बाहर चले गए और कोई भी नहीं है वहाँ पे। तो आप इस तरह फ्लाई इन नहीं करते 47 साल के बाद विदाउट रूट्स के मैं आ जाऊँगा। और ख़ास तौर पे ईरान में ये हुकूमत है इस वक्त जो जिनका होल्ड है, जिनके प्रो हैं, और सबसे ज़्यादा जैसे मैंने कहा एक नेशनलिज्म उभारने में वो कामयाब हो चुके हैं कि हमारे खिलाफ अमेरिका है, इजराइल है, तो हमें यूनिटी रखनी है। वो एक एलिमेंट बहुत इंपॉर्टेंट। सब आगे चलते हैं गज़ा पीस प्लान की तरफ।
सर, अमेरिका समेत दुनिया के दीगर ममालिक जो हैं वो एक गज़ा पीस इनिशिएटिव ले रहे हैं। आप समझते हैं कि इस सिलसिले में कोई मुस्बत पेशरफ्त हो सकती है? देखिए, बुनियादी तौर पर एज़ अ स्टूडेंट ऑफ हिस्ट्री या जियोपॉलिटिक्स मैं ये समझता हूँ कि ये यूनाइटेड नेशंस के अंडर अम्ब्रेला होना चाहिए था पहला ऐसा। जैसी भी है यूनाइटेड नेशंस, ठीक है, वो हम मानते हैं वो एक जैसी है। बॉडी बनी हुई है एक इंटरनेशनली, बॉडी है, एक्सेप्टेंस है सिंबॉलिक उसकी। सिंबॉलिक ही यस, सही, मीनिंगफुल नहीं है ठीक लेकिन है। है तो सही। अमेरिका हमेशा जब भी आया दुनिया में, अफ़गानिस्तान में आया, सीरिया में आया, इराक में आया, वो यूएन के अम्ब्रेला में आता था और नेटो के 40-45 मुल्कों को लेकर आता था, क्योंकि एक एथिकल ग्राउंड बना लेते थे। राइट और नो राइट वो अलग बात है। ये पहली दफ़ा अमेरिका ईरान के ख़िलाफ़ इस तरह आया है, बुनियादी तौर पर एक ही मुल्क जो आउटराइटली बैक कर रहा है वो इज़राइल है। इसके अलावा दुनिया में कहीं से उसको एक्सेप्टेंस नहीं है। नेटो के मुल्क अनकंफर्टेबल हुए हैं ग्रीनलैंड की वजह बिल्कुल से। ऐसा ही है। अमेरिका का चीन से उस तरह नहीं है, ज़ाहिर टसल है एलिमेंट, रूस बात नहीं मान रहा यूक्रेन के ऊपर, तो एक एलिमेंट ऑफ कंफर्ट नहीं है अमेरिका का इस वक्त। तो इस सारे नुक्ता नज़र के तहत हमें ये देखना पड़ेगा कि अमेरिका किस हद तक इन्वॉल्व होता है। शाह रज़ा पहलवी के बेटे को लाना ही एक मेरा ख्याल है नॉन स्टार्टर था, मेरा ख्याल है। और वन ऑफ द रीजंस, अगर मेरे जैसा मशवरा माना जाता तो मैं कभी ना कहता कि खुल के अमेरिका को रज़ा शाह पहलवी के बेटे की सपोर्ट करनी चाहिए थी, और रज़ा शाह पहलवी के बेटे ने ऐलान कर दिया कि जब मैं आऊँगा तो इसराइल को तस्लीम कर लूँगा। ये नॉन स्टार्टर हुआ है बुनियादी तौर इसराइल और ये गज़ा पीस प्लान की बात कर रहे हैं। सर, यासिर अरफ़ात ने 1995 में अमेरिका और इसराइल की मौजूदगी में ओस्लो एग्रीमेंट किया था, जिसका जो वन ऑफ द मेन जो एजेंडा था वो टू स्टेट सॉल्यूशन की तरफ जाना था। सर, वो एजेंडा तो पूरा नहीं हुआ, आज तक सॉल्यूशन नहीं निकला, तकरीबन 30 साल हो गए हैं। तो आप समझते हैं कि गज़ा पीस प्लान से कुछ हल निकल सकता है इसका? देखिए, इस पीस प्लान में सब कुछ ठीक है सिवाय एक मेजर इंफ्रास्ट्रक्चर के, जो बेस फाउंडेशन बनती है। फाउंडेशन मैंने कहा यूनाइटेड नेशन नहीं है, प्रेसिडेंट ट्रंप है, सबके सब करने वाले हैं। जज जूरी प्रेसिडेंट ट्रंप है, उन्हीं की जजमेंट होगी कि किसने लॉ ब्रेक किया है, किसने रूल तोड़े हैं, किसने कानून अंधे, किसने अबाइड बाय नहीं किया रूल्स को। तो अगर प्रेसिडेंट ट्रंप ने ही डिसाइड करना है तो ये बड़ा अनफॉर्चुनेट होगा कि प्रेसिडेंट ट्रंप डिसाइड करें, नंबर वन। दूसरा जो सबसे बड़ा मेरा एक ऑब्जर्वेशन है इसके ऊपर, देखिए इसके अंदर टाइमलाइन नहीं है, और सबसे बड़ी टाइमलाइन जो नहीं है, एग्जीक्यूशन की भी नहीं है, बट टाइमलाइन सबसे ज़्यादा पैलेस्टीन स्टेट की नहीं है, गाजा स्टेट की नहीं है, बमबारी रुकवाने तक बातें हुई हैं। देखिए, जब तक पैलेस्टीन का एक आज़ाद का एजेंडे में शामिल नहीं होता, पाकिस्तान की स्टेटेड पॉलिसी है ना बिल्कुल कि हम ऐसे ही है, फ़लस्तीन के बिल्कुल हमायत ऐसे में ही हैं। है। दूसरी एक और इम्पॉर्टेंट बात है कि जो ही ये एग्रीमेंट साइन हुआ था 20 नुकाती या 22 नुकाती, नेतन्याहू पहुंचे इजराइल और अपनी हिब्रू की उन्होंने लैंग्वेज में एक इंटरव्यू दिया, वो मैंने विद ट्रांसलेशन देखा। उन्होंने जाते ही कहा कि मैंने तो कोई टू स्टेट की बात नहीं की। राइट आफ्टर दैट, तो अगर ये टू स्टेट नहीं है तो फिर मैंने जैसे पहले सवाल के जवाब में कहा, ये 75,000 लोग किस लिए जाने देंगे। लेकिन सर, फिर पाकिस्तान समेत दुनिया के दीगर ममालिक जो हैं वो क्यों साइन कर रहे हैं इस प्लान के ऊपर? आई थिंक ये तो पॉलिसी मेकर बेहतर समझते होंगे और उनके पास बेहतर पिक्चर होगी। मेरे पास जो एज मैं एनालिस्ट या लेकिन दुनिया को पता है कि ट्रंप की क्या पोजीशन है, उसका क्या स्टांस है, उसने कितनी जंगें शुरू करवाई हैं और कितनी बंद करवाई हैं, और वो हाँ, जो भी करता है पाकिस्तान के साथ तो बहुत अच्छा चल रहा है। लेकिन सर, चलें हम इस पे आगे चलते हैं। सर, इसको अगर पाकिस्तान एक सिग्नेटरी है उस प्लान के ऊपर, पाकिस्तान के बारे में कहा जा रहा है कि पाकिस्तान भी अपनी फोर्सेस जो है वो गजा में भेजेगा। आप इस अगर भेजता है और उसके अगर रूल्स ऑफ एंगेजमेंट्स हमारे सामने आ जाते हैं, तो व्हाट डू यू थिंक कि क्या पाकिस्तान में अंदरूनी तौर पर इंटरनली किसी किस्म का अनरेस्ट तो नहीं आएगा? डिपेंड करता है रूल्स ऑफ एंगेजमेंट क्या है। ये उस वक्त मैं बेहतर कमेंट कर पाऊंगा कि हमें रूल्स ऑफ एंगेजमेंट मुझे पता हो कि किस मैंडेट के तहत जा रही है हमारी अगर फोर्सेस जाती हैं, तो ये उनका अथॉरिटी क्या है, उनकी लिबर्टी ऑफ एक्शन क्या है, उनका दायरा इख्तियार सर, क्या है। आप क्या देख रहे हैं? आपका अजम्पशंस पे मैं नहीं कुछ कह सकता, मुझे पता ही नहीं है कि एक मैं आपको मिलिट्री फौजी भेजने लगा हूँ, आया वो गोली चला सकता है, आया वो खाली बंदूक लेके खड़ा होगा, आया वो बंदूक भी लेके नहीं खड़ा होगा। लेकिन सर, जब तक इसराइली डिफेंस फोर्सेस को उस इलाके से नहीं निकाला जाता, दुनिया की कोई फौज भी चली जाए, वो पीस के लिए या अमन के लिए कैसे काम कर बहुत सकती है? चैलेंजिंग काम होगा। देखिए, वही तो मैं अर्ज कर रहा हूँ कि अभी तक यही नहीं पता कि हमास को देखिए, एक होती है पीस कीपिंग यस, और एक होती है पीस रिस्टोरेशन। यस, दोनों में बहुत फर्क है। पहले ये क्लियर कर लें, जो मैं आपसे पिछले जी सवाल बिल्कुल। थोड़ी देर पहले जो मैं जवाब देना चाह रहा था कि मुझे मैंडेट नहीं पता, इज इट पीस कीपिंग और पीस रिस्टोरेशन। दुनिया में जब भी हमारी फोर्सेस भी जाती रही हैं, बांग्लादेश सबसे बड़ा कंट्रीब्यूट करता है, $500 मिलियन कमाता है इस सारे प्रोसेस से, पीस कीपिंग से। तो पीस कीपिंग होती है कि पीस है, प्रिवेल किया हुआ है, जैसे ट्रैफिक पुलिस खड़ा होता बिल्कुल है। ठीक है। तो ट्रैफिक पुलिस खड़ा होता है, वो मेंटेन करता है एक ट्रैफिक को, ठीक है।
लेकिन अगर आप रिस्टोरेशन का मतलब है उसमें आर्म्स यूज आता है, वेपन इन्वॉल्व है, आपने किसी को एंगेज करना है, फिर आपको यह पता होना चाहिए कि आप शूट बैक करेंगे या आप ऑफेंस प्रीएम्प्टिव भी कर सकते हैं, किसी को हिट कर सकते हैं कि आपको लगे कि ये बॉम्ब पकड़ के जा रहा है, एक फायरिंग करने जा रहा है, इसने वेपन पकड़ा, ऑथराइज नहीं है, कैन यू शूट हिम? सर गजा में कोई ऐसी सूरत हाल भी तो हो सकती है कि पाकिस्तान फोर्सेस भेज दे, दुनिया के दीगर ममालिक फोर्सेस भेज दें और वो इसराइली फोर्सेस को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करें। पहले ये डिफाइन होगा एक लफ्जों से कि ये रोल क्या है। पीस रेस्टोरेशन है, उसमें रेस्टोरेशन में फिर से आ जाएगी कि हमास को किसने डिसआर्म करना है, किसी और फोर्स ने करना है, यूनाइटेड नेशन ने करना है, प्रेसिडेंट ट्रंप ने करना है, ये सारा सब कंडीशंस है। तो मैंने जैसे कहा कि जब तक मुझे यही नहीं पता कि हमारी फोर्सेस पीस कीपिंग जाएंगी, रेस्टोरेशन जाएंगी या पीस स्टेबलाइजेशन के लिए जाएंगी, ये 3 कैटेगरीज होती हैं। रिस्टोर करना होता है फ्रॉम अ लॉलेसनेस सिचुएशन, स्टेबलाइज करना होता है ट्रांजिशन फ्रॉम डिस्ट्रप्शन टू पीस, एंड जब पीस आ जाए तो थर्ड कैटेगरी होती है पीस रखना। तो अब हमारी फोर्सेस अगर जाती हैं तो पीस कीपिंग के लिए जाती हैं, पीस स्टेबलाइजेशन के लिए जाती है, पीस रेस्टोरेशन के लिए जाती हैं। इस वक्त वहां सिचुएशन है पीस रेस्टोरेशन, पीस है नहीं। सर इस प्लान का जो हिस्सा बन रहे हैं ममालिक, उनकी गारंटी तो अमेरिका दे देगा, लेकिन इसराइल की गारंटी कौन देगा? हमने माजी में देखा है कि इसराइल ने मुतअद्दिद बार सीज़ फायर की खिलाफ वर्जी भी की है, तो इसराइल की गारंटी कौन देगा? फिर सवाल पिछला जी, रूल्स ऑफ एंगेजमेंट। जब रूल्स ऑफ एंगेजमेंट ही नहीं मुझे पता कि देखिए, जब मुझे प्रिंट करके दे देंगे कि ये रिस्पेक्ट करेगा, ये रिस्पेक्ट करेगा, ये नहीं करेगा, इसको खुली छुट्टी है, फिर हम बेहतर कमेंट कर रहे हैं। अब आगे चलते हैं और अब बात करते हैं मई 2025 में जो पाकिस्तान ने भारत को मैदान जंग में चारों शाने चित किया। सर अगर हम रीसेंट डेवलपमेंट देखें तो भारत ने हाल ही में 40 अरब डॉलर के दिफाई साजो सामान खरीदने की इब्तदाई मंजूरी दे दी है, जिसमें मज़ीद 114 राफेल तैयारे खरीदे जाएंगे, एंटी टैंक मिसाइल और बहरिया के लिए P-81 जासूस तैयारों की खरीदारी भी शामिल होगी। सर आप क्या समझते हैं कि एक तरफ भारत जो है वो अपने दिफा पर इतना ज़्यादा बजट लगा रहा है और दूसरी तरफ हम जो इनको इकोनॉमिक कंडीशंस का सामना रहता है, IMF की कंडीशंस लगी हुई होती हैं, हम ऐसी सूरत हाल में भारत का मुकाबला कैसे करेंगे? देखिए, इसमें 2 एलिमेंट हैं। इंडिया ने बुनियादी तौर पर कहा कि जी ऑपरेशन सिंदूर ख़त्म नहीं हुआ अभी तक। अब वो ख़त्म नहीं हुआ, एक तो हमारे बलूचिस्तान में नज़र आया हमें कि वो ख़त्म नहीं हुआ, और जो दहशतगर्दी है कोविड पे आया और ये जो प्रॉक्सी है उस पर आ गया, और ये मैं जून में ही कह दिया था कि अब ये प्रॉक्सी करेगा, सामने नहीं आ सका तो पीठ पीछे वार करेगा, पहली बात तो ये। दूसरा, उन्होंने देखिए इतनी बड़ी मिलिट्री है उनकी, पाकिस्तान से 9-10 गुना उनका बड़ा बजट है, चौथी लार्जेस्ट ऑलमोस्ट कहते हैं फोर्स हो गई है, तो क्या जस्टिफाई करेंगे अपने लोगों को इतने बड़े बजट की? उन्होंने पहले तो ये कहा कि हमें शिकस्त पाकिस्तान ने नहीं दी, चीन ने दी है, क्योंकि वो पीछे था। तो मैं अक्सर उन दिनों में भी कहता था कि इस तरह तो जंग से पहले आप जिस मुल्क की मर्जी मदद ले लें। हमने हिंदुस्तान को शिकस्त दी है, हमने रूस के S-400 को नहीं मारा, हमने इजरायली ड्रोन का नहीं कहा कि इसराइल को शिकस्त दिया है, हमने फ्रांस को नहीं कहा कि तुम्हें शिकस्त दिया क्योंकि तुम्हारे जहाज थे। इंडिया क्या कर रहा है ज़्यादा, ये जो इतने ट्रिलियन का बजट लिया है उसके अंदर वो मेड इन इंडिया पे जोर दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जी हमें ट्रांसफ़र टेक्नोलॉजी करें, हम असेंबली करें, हमारी टेक्नोलॉजी में अपग्रेडेशन करें, जो पिछले जहाज़ हैं उनको भी अपग्रेड करें। ये एक बैक डोर पे उनका जहन में है कि हम ट्रांसफ़र टेक्नोलॉजी या इंफ्रास्ट्रक्चर अपना बिल्ड करेंगे। बिल्कुल ऐसे ही है जैसे पाक फ़िज़ाइया ने किया। हमने JF-17 थंडर अब कामरा बनाना शुरू किया, ऑलमोस्ट 60-40 की रेशो से पाकिस्तान के हक़ में है। लेकिन मैं ये अर्ज़ कर रहा हूँ कि ये बुनियादी तौर पर जो आप जहाज़ों की बात कर रहे हैं, ये रिमोट कंट्रोल नहीं है कि आप प्रेस करेंगे तो कल डिलीवरी हो जाएगी और 114 जहाज़ उड़ते हुए इंडिया के लैंड कर जाएंगे। ये आई डोंट नो कितने साल लगेंगे, लेकिन इस वक्त क्योंकि उनकी सिंपैथी है, लोगों की पब्लिक सेंटिमेंट्स है अगेंस्ट पाकिस्तान, और ये फैक्टर दिया जाएगा चीन क्योंकि मदद कर रहा है तो हमने तो फ्रांस की मदद लेनी है, तो माहौल बना हुआ है उनकी फेवर में, अच्छा अगर वो ऑर्डर करें। दूसरा ये है एक इम्पॉर्टेंट चीज़ कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि ये जहाज़ ले लेना एक और चीज़ होती है। कन्फ्यूजन क्या नज़र आ रहा है वो मैं पहले अर्ज़ कर देता हूँ। देखिए 85 में उन्होंने हिंदुस्तान एरोनॉटिकल कॉन्ट्रैक्ट दिया कि 40 तेजास बना दो, वो 40 तेजास 40 साल में बने हैं। 40 नहीं बना दो, माई स्टैंड करेक्टेड। तो तेजास ने रिप्लेस करना था MiG-21 को बुनियादी तौर पर। MiG-21 60s की टेक्नोलॉजी है। 85 में उन्होंने कहा कि अब MiG-21 इतने ज़्यादा हैं, हम खुद बना लेते हैं, हम रिप्लेस करेंगे। तेजास की एक अलग स्टोरी है, मैं आपको MiG-21 का पहले बता देता हूँ। जब रिप्लेस नहीं किए, तेजास ने जगह लेनी थी ना, तो वो ग्राउंड हो जाने थे। ये उड़ाए जाते रहे MiG-21, तो पिछले तकरीबन 850 जहाज़ों में से 400 क्रैश हुए हैं MiG-21 के। 200 पायलट्स अपनी जान से गए हैं, सिविलियन गए। तो ये क्या है?
इसका मतलब ये है कि जहाज रिप्लेस नहीं हुआ, आप कैनबलाइज करते रहे, काम चलाते रहे, शॉर्टकट कॉम्प्रोमाइजेस करते रहे। पहली तो ये कन्फ्यूजन उनके ज़हन में नजर आता है कि तेजास को इंडक्ट नहीं किया जा सका टाइम पे, और इंडियन एयरफोर्स चीफ मेरे से कहीं ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हैं। वो कहते हैं कि मुझे एतबार ही नहीं है टेक्नोलॉजी पे, ये टेक्नोलॉजी डिलेड इज टेक्नोलॉजी डिनाइड, वो यहाँ तक कहते हैं। सर हमने दुबई में देखा कि भारतीय जहाज तेजा जो है वो दुबई में सबके सामने गिरकर तबाह भी हो गया। वो उनकी बदकिस्मती ये है कि पहले ही 40 थे और पहले इंडियन एयरफोर्स उसको स्टैम्प नहीं कर रही थी क्रेडिबिलिटी की, और सब पब्लिक के सामने वैसे क्रैश हो जाते हैं जहाज, ऑब्वियसली अनफॉर्चुनेट, लेकिन पब्लिक, इतने बड़े पब्लिक के सामने हज़ारों करोड़ों लोग देख रहे थे टेलीविजन पर, तो उनके सामने हो जाना एक बहुत बड़ी एम्बैरेसमेंट थी। एक बात, एक एमका लेना चाह रहे हैं वो, जो कह रहे थे 2033 में शायद, वो कहते हैं जी प्लान है हमारा। तो बाय द वे एक ज़हन में याद रखिएगा कि आज 2026 चल रहा है, ये राफेल भी 5-7 साल से पहले नहीं आने। राफेल बनाने की कंपनी की इस वक्त मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है, अभी रेज किया उन्होंने पिछले साल, टू 25 एयरक्राफ्ट पर ईयर। यस, 114 को जरा ज़रब दे लें कि आज ही सारे जहाज इनको मिलना शुरू हो जाए तो कितने साल बाद पूरे होंगे? 5 साल। एक बात, अभी कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ। दूसरी बात, दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि तेजा जो पिछला इनका जो था राफेल था, वो कितने अरसे में डिलीवर हुए थे, वो मैं टाइमलाइन अर्ज कर देता हूँ। 2016 में एग्रीमेंट हुआ, 19 फरवरी में जब अभिनंदन को शूट डाउन किया गया, उस वक्त उनके एग्रीमेंट हुए 3 साल प्लस हो चुके थे। और ये वो वजह थी कि प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कहा था कि अगर हमारे पास राफेल होते, क्योंकि ऑर्डर हो चुका था 3 साल पहले का, नहीं आए, उसी साल आए, लेकिन बाद में, और तकरीबन 5.5 साल में 36 पूरे हुए। 36 ये ज़हन में रखिएगा, तो अब आप 115 का हिसाब लगा लें। ठीक है, उस वक्त उनकी कैपेसिटी 13 थी पहले, फिर उन्हें पिछले साल 18 की, अब 25 की है। सर जब कोई भारत जैसा मुल्क ऑफेंस लॉन्च करता है तो इसके पास चॉइस होती है कि वो इनिशिएटिव ले, फिर उसके पास सरप्राइज दे सकता है वो, फिर टारगेट्स को चूज़ करने की चॉइस भी उसकी अपनी होती है। इसके अलावा किस किस्म के हथियार यूज़ करने हैं, हमले का वक्त क्या होगा, और वॉल्यूम ऑफ अटैक हो कितना होगा, कितने बड़े लेवल के ऊपर उसने हमला करना है। सब इन तमाम चीज़ों के बावजूद भारत को क्यों पाकिस्तान से शिकस्त का सामना करना पड़ा? पाकिस्तान के अंदर कौन सी ऐसी सलाहियतें हैं, आप हमारे नाज़रीन को बताएं कि जिसकी वजह से भारत इस तरह से पूरी दुनिया के सामने शर्मिंदा हुआ? देखिए, बुनियादी तौर पर पहली चीज़ जो है वो तो है जज्बा ईमान हमारा। हम अपने सर्वाइवल के लिए करते हैं। हमने किसी मुल्क पर कब्जा करने के लिए फोर्सेस कोई भी नहीं बनाई है, हमने डिफेंड करना है। और मैं अक्सर एक मिसाल देता होता हूँ कि वियतनाम में 21 साल जंग रही अमेरिका की, 33 लाख वियतनामी मारे गए, सिर्फ 58,000 अमेरिकन मारे गए। 33 लाख वर्सेस 58,000, अमेरिका फिर भी चला गया हार के। क्यों चला गया? वो कौम अपने सर्वाइवल के लिए लड़ रही थी, अपनी कॉज के लिए लड़ रही थी। नंबर 1, हम अपनी कॉज के लिए लड़ते हैं, पहली बात ये। दूसरा हमारा है बेटर ट्रेनिंग। अल्हम्दुलिल्लाह, आज से नहीं, जब से पाक फदाइया बनी है, हमें पता है कि हमारे पास चॉइस नहीं है, बेहतर ट्रेनिंग करेंगे तो सर्वाइव करेंगे। नंबर 3 है टेक्नोलॉजी इंटेंस हमारी एयरफोर्स है। हम टेक्नोलॉजी को जल्दी एब्जॉर्ब करते हैं। अभी साइबर कमांड का आपने देख लिया, पिछले 4-5 साल से एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सूद ने इतनी ज़्यादा इंटीग्रेशन की है, इतनी फास्ट स्पीड पे की है। ये न्यू ऑब्वियसली जो टेक्नोलॉजी को एब्जॉर्ब करने का था, इसने बहुत फ़र्क दिया है। सर कहा जाता है कि कभी दौरान जंग डिफेंस मिशन को ऑफेंसिव मिशन में तब्दील नहीं किया जाता, लेकिन हमने इस मिशन में सुना कि आप जैसे लोगों से ये सुना कि पहले उनको डिफेंसिव के अलावा ऑफेंसिव होने के लिए भी अहकामात दिए गए थे और उनको गो अहेड दिया गया था। क्या हुआ था सर, बताएं। ये बुनियादी तौर पर मैं कई दफ़ा अर्ज़ कर चुका हूँ, दोबारा माजरत एट द कॉस्ट ऑफ रेपुटेशन। देखिए, बुनियादी तौर पर आपको ट्रेनिंग करनी पड़ती है पीस टाइम में। जिस यूट्यूब मेरी डॉक्यूमेंट्री का आप चैनल का जिक्र कर रहे हैं, मैं कुछ महीना डेढ़ पहले उन्हीं J-10C पायलट्स का इंटरव्यू अपने यूट्यूब पर डाला था। पहली दफ़ा पाक फ़िज़ाइया की कर्टसी से मुझे एक्सेस दिया गया, उन पायलट्स के सारा दिन गुजारा। JF-17 थंडर ब्लॉक 3 लेटेस्ट जहाज़, और पूरे बेस पर मैं सारा दिन रहा। तो मैं बड़ी खुशी हुई मैं जानकर, और मुझे बताया गया कि उनको सिर्फ एक राफेल स्पेसिफिक ट्रेनिंग का हुक्म है, एयर कॉम्बैट का। 3 सालों से यस, कॉम्बैट सिर्फ करते हैं वो, नेवी के हक में या सपोर्ट में मिशन नहीं करते, लैंड फोर्सेस के सपोर्ट दूसरे जहाज करते हैं। इनको सिर्फ कॉम्बैट का एक किस्म का डायरेक्शन थी, सिर्फ नंबर 1। राफेल स्पेसिफिक तो और ज़्यादा। ये विजन है मौजूदा सरबराह की, एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्दू की। इसमें कोई शक नहीं है कि जब से पाकिस्तान एयरफोर्स बनी है, हमारे हर सरबराह ने अपनी कंट्रीब्यूशन की है, अपने विजन के मुताबिक की है। लेकिन ये क्योंकि इनके रिकॉर्ड मुद्दत में इंडक्ट हुए, J-10C आए, और इनको पता था कि हमारे खिलाफ राफेल आएगा,
तो पहली तो ये बात है आपने जो बात कर रहे हैं, और उस जो बात कर रहे हैं बुनियादी तौर पर डिफेंसिव ऑफेंसिव का जो आपका सवाल है, ये यूनिक है। मैं एज अ फॉर्मर फाइटर पायलट आपको बता सकता हूँ कि जब हम मिशन पे जाते हैं तो हमारा मिशन ब्रीफ्ड होता है कि ये ऑफेंसिव मिशन है या डिफेंसिव मिशन है। ऑफेंसिव मिशन ये होता है कि जब मैंने दुश्मन के अंदर जाकर पेनिट्रेट करना है, डिस्ट्रक्शन करनी है, कोई टारगेट को तबाह करना है। डिफेंसिव ये होता है कि जब दुश्मन मेरी तरफ आएगा तो मैं डिफेंड करना है, जैसे स्पोर्ट्स में होता है, बिल्कुल फुटबॉल ऐसा में ही होता है। है कि कुछ लोग गोल करते हैं, कुछ लोग रोकते हैं, समथिंग लाइक दैट। डिफेंडर होता है और उसी फॉरवर्ड तरह होता है, समथिंग yes, लगता है। तो बेहतर आपके यंगस्टर आपकी बिल्कुल तरह के लोग अब समझ जाएंगे। जी। तो बुनियादी तौर पर ये मिशन तो डिफेंस था, क्योंकि 80-85 जहाज एयरबोर्न होके हमारे बॉर्डर में ऑलमोस्ट 900 किलोमीटर स्प्रेड होके हमारे मुल्क की तरफ आ रहे हैं, 18-20 की टुकड़ियों में आ रहे हैं, बढ़ते आ रहे हैं कि कौन सा अटैक करेगा। तो हमें तो जो आपने कवर किया कि हम तो रिएक्टिव मोड में थे, सारा इनिशिएटिव उनके पास था। जब हमारे जहाज टेक ऑफ हुए हैं तो इनको काउंटर करने के लिए हमारी सरहदों के अंदर किसी को ना आने दें। लेकिन जब पाक फिजाइया ने देखा और लीडरशिप ने देखा, क्योंकि एयर चीफ खुद भी ऑपरेशन रूम मौजूद है, जिन्होंने देखा कि ये जहाज तो स्टैंड ऑफ वेपन्स इन्होंने फायर किया, दैट मीन्स अपने मुल्क की सरहदों के अंदर से फायर किया, तो फिर जाहिर है क्या उनको जाने दें वापस। बिल्कुल तो फिर ये हुक्म हुआ कि इनको वापस नहीं जाने देना, और फिर इन्हीं मिशंस को ऑब्वियसली डिफेंस से ऑफेंस में कन्वर्ट किया गया कि इनको डू नॉट लेट देम गो एंड गेट देम इन द एयर। ये ऑर्डर स्पेसिफिकली जब सब जहाज़ों को पास हुए तो अल्हम्दुलिल्लाह रेस्ट इज हिस्ट्री। सर। इंडिया ने भेजे 85 जहाज और हमने भेजे 42, एग्जैक्टली आधे। तो क्या हमें इतना कॉन्फिडेंस था अपने 42 लोगों पे ही कि वो अपने से डबल जहाजों को मार गिराएंगे? पहला हमारे पास चॉइस नहीं था। हमारी एयरफोर्स छोटी है, ओके। उनकी 3 गुना बड़ी एयरफोर्स है, पहली बट बात तो ये इतना है। एग्जैक्ट नंबर होना जो है ना, ये नहीं, कोई मैयर्ड करके नहीं भेजा था, लेकिन ठीक है। इसमें कोई शक नहीं है कि हमें, देखिए नवीद साहब, हमें डे 1 पे जिस दिन मैं एज अ फाइटर पायलट ज्वाइन करता हूँ, हमें ये ट्रेनिंग दी जाती है कि हमने नंबर कभी मैच नहीं कर सकते, ओके। हमने आउट नंबर्ड ही लड़ना है। तो ये आउट नंबर थे, इत्तेफाक है कि ऑलमोस्ट डबल हो गए, लेकिन ये कन्विक्शन ज़्यादा थी हमारे पायलट्स पर, जो इत्मीनाद था तमाम जो हवा में थे उस वक्त, लीडरशिप का उन पर कॉन्फिडेंस था कि यही जहाज़ इंशाल्लाह ताला काउंटर करने के लिए सर काफी पायलट्स को ये डायरेक्शन भी तो दी गई थी कि क्लियर टू टेक ऑफ एंड क्लियर टू शूट, यानी कि ये पहले हाथ ही उनको ये कह दिया गया था कि जहां आपको शूट करने का मौका मिले आपने शूट कर देना है। ये कभी नहीं हुआ। ये आमतौर पे एज अ फाइटर पायलट हमें क्लियरेंस लेनी पड़ती है। जब आप दुश्मन के जहाज़ को लॉक करते हैं तो आपको परमिशन लेनी पड़ती है अपनी पोजीशन पे आके कि मैंने जहाज़ को लॉक किया है और क्लियरेंस टू शूट, फिर आपको अप्रूवल मिल जाता है। लेकिन ये यूनिक कॉन्फिडेंस था सरबराह का, एयर चीफ मार्शल का, और इन लोगों पर उनका इत्मीनाद था बुनियाद उन सारे पायलट्स पर, J-10C के, J-17 थंडर के। अच्छा सर, इंडिया ने अपने जो विक्रांत तैयारे थे जो कि उनके पास 12 हैं, क्या वजह है कि वो पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं किए? विक्रांत देखिए सी बोन है ना, जी। एयरक्राफ्ट कैरियर है, इस पे 12 MiG-29 आते हैं जो सी वर्जन है उनकी। बुनियादी तौर पर देखिए, मैं अब लुक बैक करता हूँ पूरी जंग को, तो मुझे लगता है कि 3 टारगेट थे पाक फिजाइया के। हवा में राफेल था, ठीक है। ज़मीन पे S-400 था। ठीक है। इन दोनों को मुकाबले में लाया गया तो बिल्कुल। बाकी तारीख का हिस्सा बन चुका है बल्कि जो ठीक पाक है। फिजाइया ने किया, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। दूसरा, जो विक्रांत को लाया ही नहीं गया, विक्रांत को ना लाने की बुनियादी तौर पर वजह यह है कि एयरक्राफ्ट कैरियर एक होता है स्ट्रेटेजिक एम्प्लॉयमेंट के लिए। जैसे अमेरिका ने अपना एयरक्राफ्ट कैरियर डिप्लॉय किया हुआ है, अब्राहम लिंकन, अमेरिका से तकरीबन 8,000 किलोमीटर दूर आर्मी डिप्लॉय किया हुआ है, और वो एक फोर्स है इन बीइंग। इंडिया के लिए डिलेमा ही यही है कि हमारे बॉर्डर कॉमन है, हमारा समंदर कॉमन है, जब आप बाहर निकालेंगे तो आप ले आए उसको मुकाबले के, लेकिन उसको बचाएंगे कैसे फिर हमसे? ये भी क्या हकीकत है कि पाकिस्तानी एयरफोर्स ने विक्रांत को काउंटर करने के लिए भी स्ट्रेटेजी बना रखी थी? एब्सोल्युटली, कोई डाउट नहीं है। एक डेडिकेटेड फ्लीट था जिसको ये ट्रेनिंग थी कि अगर ये विक्रांत निकला तो इंशाल्लाह विल नॉक इट आउट। और ये ठीक है या परसेप्शन जो है कि इंडिया जो है विक्रांत को सिर्फ नैरेटिव बिल्डिंग के लिए यूज करता है? ये आज तक किसी भी वॉर गेम कह लें या रियल एक्सरसाइज में कह लें, मुझे नहीं लगा कि इंडिया रियल सेंस में इसको कहीं प्लॉय कर सका है। ये विक्रांत का नाम लिया जाता है, बाहर निकाला जाता है। निकालना जहाज़ को एक और चीज़ होती है, उसकी एम्प्लॉयमेंट एक और चीज़ होती है। देखिए, सबसे ज़्यादा उसकी प्रोटेक्शन है। अगर पाक फ़िज़ाइया जाकर उस पे हमला कर दे और वो डूब जाए, तो हिंदुस्तान के लिए कितनी बड़ी ह्यूमिलेशन या एम्बैरेसमेंट है। तो आई थिंक उनको वो भी लाइन ड्रॉ करनी पड़ती है कि कहाँ ये थ्रेट है और कहाँ ये खुद विक्टिम ना बन जाए, कहाँ ये थ्रेट खुद पोज करेगा या थ्रेट का सामना ना कर सके। सर, इस एनकाउंटर से पहले इंडिया ने त्रिशूल नामी जंगी मशकें भी की। कुछ त्रिशूल के बारे में बताएं, उसका जो एक लॉर्ड शिवा के साथ, उसके नेज़ा के साथ जो एक कनेक्शन बनता है, हमारे व्यूअर्स को वो भी बताएं क्या है। ये बुनियादी तौर पे नाम इंस्पायर्ड है लॉर्ड शिवा के एक नेज़े से। उसके 3 मुंह होते हैं बुनियादी तौर पर, अगर आप देखें तो ये हिस्टोरिकली है। तो और उसका मतलब क्या है त्रिशूल का? उसका मतलब ये है टू एलिमिनेट द ईवल,
ये है उसका मतलब सेंस में। तो अब ईवल कौन था वो तो अल्लाह बेहतर जानता है। बुनियादी तौर पर उनका शो ऑफ फोर्स ही था। देखिए बुनियाद 1.4 बिलियन लोग हैं हिंदुस्तान के, सब जंग नहीं चाहते, लेकिन लीडर डिपेंडेंट बहुत होता है कि वो क्या लोगों का माइंडसेट क्रिएट करता है। बुनियादी तौर पर आपने लोगों को अगर हिजान खेजी में ले जाएं, सनसनी खेजी करें, आप वॉर मॉन्गरिंग का जेन बना दें, फिर आप 140 करोड़ लोगों की एक्सपेक्टेशन को ऊपर ले जाते हैं आर्टिफिशियली। पॉलिटिकल गेन कह लें या इलेक्टोरल गेन कह लें या कोई और कह लें, उसको मैं नहीं जाते उस तरफ। लेकिन जब आप ले जाते हैं तो फिर आप लोगों को कोई आपने करके दिखाना होता है। अब ये सब कुछ जो हो रहा है कि अभी सिंदूर 2 बाकी है, जो प्रॉक्सी हमारे खिलाफ हो रही है, 114 राफेल का ऑर्डर हो रहा है, ये लोगों को एक एलिमेंट ऑफ सेटिस्फेक्शन देने के लिए है, एक रिफ्यूज लिया गया है कि क्योंकि हम पर ये हुआ और हमने बेहतर जवाब देना है, क्योंकि चाइना फैक्टर आ गया बकौल उनके, तो अब हमने काउंटर करना है। तो आई थिंक उसी की सर वो चाइना कंटिन्यूटी। फैक्टर के अगर ये वो कहते हैं कि चाइना की वजह से जीते हैं, तो वो अंग्रेजी का एक जुमला है कि लूजर्स ऑलवेज हैव एक्सक्यूजेस। तो ये तो उसी, इसके अलावा उनके पास कोई और जस्टिफिकेशन नहीं है। अच्छा सर, पिछले साल मई की इस जंग से पहले अप्रैल के आखिर में और मई के शुरू में पाकिस्तान ने भी कुछ मशकें की थी और इसी वजह से शायद साउथ में राफेल भी इंडिया ने तैनात कर दिए थे। आपको लगता है कि पाकिस्तान ने प्री प्लान ऐसा कुछ किया था ताकि इंडिया को मिसलीड किया जा सके? और नहीं, ये देखिए हर मुल्क कोशिश करता है कि जिसको कहते हैं ना आउटस्मार्ट करना होता है अपने स्ट्रैटेजी से दुश्मन को, वो मुख्तलिफ टैक्टिक्स इस्तेमाल होते हैं और डेफिनेटली उन्होंने मिसरीड किया। हमारा J10C जो है साउथ में डिप्लॉयड था जस्ट बिफोर द वॉर, इंडियन ने मिसकैलकुलेट किया डेफिनेटली, और उनको बहुत सारी वीकनेस जंग से पहले ही पता लग गई थी कि उनका राफेल उनके सदर्न एसेट्स के साथ, स्पेशली नेवल एसेट्स के साथ कनेक्टेड नहीं है उस तरह। और त्रिशोल एक उस वही एफर्ट थी बुनियादी तौर पर। सून आफ्टर दैट आपने देखा कि जंग के फ़ौरन बाद में त्रिशोल एक्सरसाइज की, और वो सी स्पेसिफिक थी, भुज नालिया और वो बेसिस ज़्यादा इस्तेमाल हुए थे। उनका मकसद ही ये था कि उस जहाज़ को फिर से इंटीग्रेट करना, क्योंकि हाशिमारा एक इनका एयरफोर्स बेस है, वो है बांग्लादेश के बॉर्डर के नॉर्थ पे, वहाँ से उठाकर ये लाए थे। अब अगर वहाँ बैठा हुआ एक स्क्वाड्रन है जिसको अगर आपने कभी समंदर की तरफ एक्सपोज नहीं किया टुवर्ड्स भुज एरिया या पाकिस्तान के समंदर के करीब नहीं लाए, तो वो उनके लिए अनप्लेजेंट सरप्राइज था, और जाहिर है उसी को ओवरकम करने के लिए उन्होंने बाद में भी कोशिश की। और ये जो जंग से पहले था वो दोनों मुल्क कोशिश करते हैं, हिंदुस्तान ने भी बड़ी कोशिश की थी कि हम मिसलीड करें किसी रीति या मिसरीड करें उसकी स्ट्रैटेजी को, और हमने भी वो कोशिश की, वो होता है। सर, S-400 पाकिस्तान ने तबाह किया और उसी के बाद कहा जाता है कि इंडिया की जो बैकबोन जो थी वो बेसिकली तोड़ दी पाकिस्तान ने। सर ये S-400 का थोड़े ब्रीफली बताएं, होता क्या है, इसकी फंक्शनिंग क्या है और पाकिस्तान ने कैसे उसको नकारा किया? देखिए S-400 वन ऑफ द मोस्ट मॉडर्न जो रशियन जहाज़ है, बुनियादी तौर सरफेस टू एयर मिसाइल है अगेंस्ट फाइटर एयरक्राफ्ट या कोई भी इनकमिंग जो थ्रेट होती है, उनके खिलाफ ये इस्तेमाल करने के लिए बहुत पोटेंट है। और इतना पोटेंट है, इसका नाम जो 400 है, इसका मतलब है 400 किलोमीटर से नज़दीक नहीं आने देता। ओके। ये 600 किलोमीटर पे लॉक करता है, ओके। तकरीबन 200 टारगेट साइमल्टेनियसली लॉक कर सकता है, और 36 को एंगेज कर सकता है 400 किलोमीटर करीब। इतना लीथल है। मैं आपके व्यूअर्स को और आसानी के लिए कई दफ़ा पहले बता चुका हूँ, रिपीट कर देता हूँ। इस जहाज़ की तरफ जो आने वाला जहाज़ है, अगर कोई इसकी तरफ बढ़े, चाहे इसको मारने के लिए या वैसे बढ़े जिसको इसने टारगेट करना है, ये मार्क 15 पे उसकी तरफ बढ़ता है। मार्क 15 होती है, एक मार्क होता है स्पीड ऑफ साउंड 1100 किलोमीटर। ठीक है। ये 15 गुना स्पीड ऑफ साउंड, यानी तकरीबन 17,000 किलोमीटर की स्पीड से 17,000 1000 किलोमीटर, किलोमीटर। जबकि इस फाइटर जहाज की 1000 किलोमीटर होती है अप्रॉक्सीमेट 1000। तो उसका तो ये कंपैरिजन 17,000 किलोमीटर की स्पीड पे उसे बढ़ता है, इतनी जल्दी टारगेट करता है कि बिफोर फाइटर पायलट को शायद पता भी लगे विक्टिम को, और वो हिट हो जाता है। इतना कॉम्पिटेंट ये मिसाइल है डेफिनेटली, इसमें कोई शक नहीं है। और मैं पीएफ को बहुत सल्यूट करता हूँ और रिगार्ड करता हूँ उन फाइटर पायलट्स को जिन्होंने मिशन किया, बिकॉज ये ऑलमोस्ट वन वे मिशन था। देखिए कि राफेल भी उड़ रहा था जिसकी ऑलमोस्ट 150 किलोमीटर रेंज थी, नीचे S-400 आपने लगाया हुआ है जिसकी 400 किलोमीटर रेंज है। तो किसी वक्त भी कोई भी मिस कैलकुलेशन इटसेल्फ ना सिर्फ मिशन ना काम होता, बल्कि हमारा नुकसान खुदा ना खासा ज़्यादा होता। सर अब इंडिया की कोशिश है कि वो अमेरिका से F-35 तैयारे ले सके। कुछ F-35 के बारे में बताएं, और इसके अलावा इसी तरह ये स्टेल्थ टेक्नोलॉजी के साथ हैं, F-22 है, F-35 रैप्टर है, रशिया का Su-57 है। इस बारे में बताएं सर, ये F-35 कितना कितना मजबूत या कितना ताकतवर है? देखिए दुनिया में अब ये रेस लगी हुई है कि शायद वो मुल्क या वो एयरफोर्सेस कामयाब होंगी जिनका एसेट नज़र नहीं आएगा, यानी जो छुपा सके अपने एसेट्स को। एक तो सरप्राइज है, एक टेक्नोलॉजी है, और एक जैसे आप स्टेल्थ कह रहे हैं, विजिबिलिटी
आप गायब हो जाएं, उधर से नज़र ना आए, तो वो बहुत मुश्किल होता है उसको मैनेज करना। आपने खुद ही नाम ले लिए कि Su-57 रशिया का है, चाइना के J-35 और J-22 है, J-20 है, और F-35 और F-22 रैप्टर जो है वो अमेरिकन है। चीन के J-20 हैं और जी, J-35 मैंने हैं। नाम लिया, जी, अभी उन्हीं का नाम लिया। जी। तो अमेरिका का F-35 डेफिनेटली बहुत ज़बरदस्त है, इसमें कोई शक नहीं है, स्टेल्थ है, 4.5 जनरेशन नहीं है, 5th जनरेशन है। और बाय द वे आपके व्यूअर्स के लिए ऐड करता चलूँ, अभी जो अब्राहम लिंकन बुनियादी तौर पे एयरक्राफ्ट कैरियर ईरान के खिलाफ पर्शियन गल्फ में डिप्लॉयड है, अमेरिका के पास 11 एयरक्राफ्ट कैरियर हैं। इसको क्यों चुना गया? इसको 2 वजह से चुना गया। मैंने अब कल हुँ, परसों ही अपनी एक डॉक्यूमेंट्री डाली है, उसमें मैंने ये कमेंट किया है, मैं इसलिए रिपीट कर रहा हूँ। हुँ, इसको इसलिए चुना गया था कि इसने एक तो हुतीज़ के खिलाफ मिसाइल्स को इंटरसेप्ट किया था, इस एयरक्राफ्ट कैरियर ने, और दूसरा इस पर F-35 ऑपरेट करता है। हैं 10 जहाज़ सिर्फ, बाकी 75 जहाज़ हैं टोटल, जिसमें F-18 है मोस्टली, और दूसरे एयरक्राफ्ट कैरियर के जैमर है, E-2C हॉकाई है, वो दूसरे जहाज़ हैं। लेकिन बुनियादी तौर पर F-35 का इस एयरक्राफ्ट कैरियर पर होना इसका मेजर क्राइटेरिया था कि इसको ईरान के खिलाफ डिप्लॉय किया गया। ज़ाहिर है स्टेल्थ है, हुँ। इंफॉर्मेशन लेता है, रिकॉनेसेंस कर सकता है, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर को काउंटर कर लेता है, पिन पॉइंट एक्यूरेसी करता है, नज़र नहीं आता सबसे बड़ी बात, बहुत हैवी वेपनेज कैरी कर सकता है जैसे मैंने कहा, और एक एक कोऑर्डिनेटर प्लेटफॉर्म के तौर पर हवा में एक इसका रोल प्ले करता है, बहुत इफेक्टिव है, जिसकी वजह से अमेरिका ने समझा कि F-15 सर, अगर हमें चाइना से J-20 या J-30 मिल जाते हैं, तो क्या हम पाकिस्तान काउंटर करने की पोज़ीशन में होगा J-35 को, अगर इंडिया हासिल करने में कामयाब हो जाता है? बहुत दूर की बात है, आप दोनों हाइपोथेसिस कर रहे हैं कि बिल्कुल वो इंडिया भी ले ले और हाइपोथेटिकली हम भी ले ले लें, लें। तो ये होता है, वक्त बताएगा कि मेरा नहीं ख्याल कि इंडिया सर, F-35 बिल्कुल एंड पे आते हैं। सर, हमने इंडिया को टोटली दुनिया ने माना कि हमने उनको हरा दिया, हमने उनको चारों शाने चित कर दिया। लेकिन सर, जो उस जंग जीतने के बाद पाकिस्तान में इंटरनली, बलूचिस्तान में और केपी में ख़ास तौर पे ये जो दहशतगर्दी के वाक़यात में इज़ाफ़ा देखने में आ रहा है। सर, वो जंग तो हमने जीत ली। ये जो जंग इस वक़्त चल रही है, जो हमारी एजेंसीज़, हमारी फ़ौज जो है बिल्कुल उनका मुकाबला कर रही है, इसके ऊपर हम कैसे काबू करेंगे? देखिए, दोनों में बहुत फ़र्क है। जो जंग सामने होती है, जो दुश्मन से हमने की, कॉन्फ्लिक्ट हुआ, उसको जो भी नाम दे लें, मई के महीने में जो हुआ, वो बुनियादी पर विज़िबल होता है सारा। अगर टाइम नहीं भी नोन होते, अगर आपको वक्त नहीं पता होता, क्योंकि ऑफेंस इंडिया के हाथ में है, जिसका आपने क्राइटेरिया कहा कि सब कुछ उनके पास एडवांटेज था, तो फिर भी एक डिक्लेयर्ड या अनडिक्लेयर्ड या अंडरस्टूड पैरामीटर्स के अंदर होता है कि वो आए, लड़ाई हुई, नुकसान ख़त्म हो हुआ, गई बात। ख़त्म हो गई, पीस टाइम हो गया, एंड देन अपने अपने बैरकों में चले गए, बैरक्स में चले गए, स्क्वाड्रन चले गए वापस अपने। जो दहशतगर्दी होती है, जो प्रॉक्सी वॉर होती है, इसकी ना टाइमलाइन होती है, ना बॉर्डर होता है, ना प्लेस होती है, आपने भी बिल्कुल ऐसे। शुरू में कवर कर दिया। तो ये एक बहुत चैलेंजिंग होता है। सबसे बड़ी बात है कि ये ऐसे एलिमेंट हमारे अंदर आके छुप जाते हैं, हमारे नेबरहुड में रह रहे होते हैं, हमें पता नहीं होता, लोकल हमारे सपोर्ट देते हैं। लोकल सपोर्ट देते हैं, ना भी दें लोकल सपोर्ट, इंडिया सपोर्ट करता है। कुलभूषण यादव को कौन सपोर्ट कर रहा था? वो किसको सपोर्ट देने आया था? वो ऐसे ही लोगों को सपोर्ट देने आया था बुनियादी तौर पर। और ये बड़ा इकोनॉमिकल होता है हिंदुस्तान जैसे मुल्क के लिए। मैं सपोर्ट नहीं कर रहा आइडिया को, मैं सिर्फ एनालाइज कर रहा हूँ। ये बड़ा इकोनॉमिकल होता है। सामने आते हैं आपके राफेल मारे जाते हैं, एम्बेरसमेंट होती है, सारी दुनिया 8 महीने हो गए पीछा नहीं छोड़ रही। तो आप प्रॉक्सी करें, ना आपकी अकाउंटेबिलिटी होती है, ना फिंगर पॉइंटिंग हम तो कर रहे हैं। और फिर आपको अफ़गानिस्तान की सपोर्ट भी हासिल है। अफगानिस्तान की सपोर्ट हासिल है, तो 3 डायमेंशनल डिलेमा क्रिएट करना हिंदुस्तान की स्ट्रैटेजी के ऐन मुताबिक होगा या होना भी चाहिए। मैं सपोर्ट फिर नहीं कर रहा, क्योंकि वो ऑप्शन ही ये ले रहे हैं, अब उनके पास ऑप्शन रह नहीं गई। जब आप बॉर्डर पे नहीं मुकाबला कर सकते, तो जाहिर है फिर बैक स्टैप वाला चक्कर जिसका मैं अर्ज कर रहा हूँ, वो एलिमेंट है, बहुत चैलेंजिंग है। हमें बहुत कुछ करने की भी ज़रूरत है, हमें इंगेजमेंट की ज़रूरत है। अफगानिस्तान के खिलाफ हमें ऑब्वियसली जो ऑपरेशन किया, ईरान के खिलाफ या उधर से जो पेनिट्रेशन होती है, हम उनको नहीं कर रहे, लेकिन जो एलिमेंट है, हमें बलूचिस्तान के लोगों को एंगेज करना चाहिए, एक सेंस ऑफ पार्टिसिपेशन बेहतर देनी चाहिए। आजकल मैंने अभी पढ़ा है, मुझे बड़ी खुशी हुई कि गवर्नमेंट और मुसल्लह अफ़वाज, ख़ासतौर पाकिस्तान आर्मी, लोकल लेवल्स तक चाहती है कि ये बेनिफिट्स पहुँचें गवर्नेंस के, और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर कमिश्नर और लोगों के रिप्रेजेंटेटिव खुद फैसला करें कि उनको सड़क चाहिए, जो उनकी पहले शिकायतें हॉस्पिटल हैं, चाहिए। जो उनकी एग्जैक्ट, ग्रीवेंसेस हैं, वो दूर किया जाए। अनफॉर्चुनेटली नहीं हुआ ना। मेरी 2 दफ़ा कोयटा पोस्टिंग रही है, मैंने स्क्वाड्रन कोयटा में कमांड किया, मैंने पूरा बलूचिस्तान फाइटर जहाज़ से ऊपर से देखा हुआ है। तो उधर बहुत कुछ करने की ज़रूरत है। लोकल इंगेजमेंट करें ताकि सेंस ऑफ बिलोंगिंग हो, लॉयल्टी बढ़ेगी और सेंस ऑफ फेयरनेस आएगी कि अगर सबको उधर मिल रहा है तो हमें भी। सर, उम्मीद है कि हमारी हुकूमतें जो हैं वो उनके ग्रीवेंसेस को दूर करने की कोशिश करेंगी, और हमारी फोर्सेस जो हैं वो इंडिया को और अफ़गानिस्तान को, बलूचिस्तान, केपी और पूरे पाकिस्तान में शिकस्त देने में कामयाब होगी। एयर कमांडो साहब, थैंक यू सो मच, आपने बहुत हमें टाइम दिया। बहुत शुक्रिया ये आपने था बुलाया। जी हमारा आज का पॉडकास्ट। आप, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अल्लाह हाफ़िज़।